हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। जी देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेंट्रल टेंडेंसी शुरुआत करी थी, नहीं मीन और मीडियन, ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिए, उसमें हमने मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज को प्रूफ किया था। नहीं, हाँ जी सर, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या सर, मीडियन मोड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। और मीडियन का ही एक पार्ट है क्वांटाइल्स, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं क्वार्टाइल्स और परसेंटाइल्स और डिसाइल्स। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्लास में और समझते हैं क्या होता है क्वांटाइल्स। देखिए, सारा रूल्स रेगुलेशंस एकदम मीडियन की तरह ही है, क्योंकि आप एक बात समझिए, मीडियन में हम लोग क्या करते थे, मिडिल वैल्यू निकालते थे। ठीक है, मिडिल में क्या करते थे, मिडिल वैल्यू निकालते थे। ये 50%, ये 25% और ये 25%, तो ये और ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होती थी, तो उसको हम लोग मिडिल वैल्यू बोलते थे। अभी क्या देखिए, क्वांटाइल्स अलग चीज है, क्वार्टाइल्स अलग चीज है। क्वांटाइल्स मतलब बांटना होता है नहीं उसको। अब उसी में से तीन चीजें में पढ़नी है। पहला क्या, क्वार्टाइल, दूसरा डेसाइल और तीसरा परसेंटाइल। क्वार्टाइल होता है 1/4 सर, डेसाइल होता है 1/10 और परसेंटाइल होता है 1/100। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं क्या क्या बोलता है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से फिर मोड और ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन देखेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। कह रहा है क्वांटाइल्स आर द रिलेटेड पोजिशनल मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का क्या है, पोजिशनल मेजर्स है नहीं क्वांटाइल्स। कह रहा दीज are useful and frequently employed measures of non-central location। ये non-central location के लिए क्या है, measures है, frequently employed measures नहीं। कह रहा था most familiar quantiles are the quartiles, deciles and percentiles। तो quantiles जो है वो most familiar कौन सा है जी, quartile है, फिर डेसाइल है और परसेंटाइल है। आइए क्वार्टाइल क्या बोलता है, कहता है क्वार्टाइल्स आर दोज वैल्यूज व्हिच डिवाइड द टोटल नंबर इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। कितने पार्ट्स में जी, देखिए एक वैल्यू है, ये देखिएगा एक वैल्यू है, दिख रही है क्या आपको, नहीं दिख रही है, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, दिखेगी, चलो एक अभी तो दिख जाएगी। एक वैल्यू है, हाँ जी सर, उसको 4 पार्ट में बांट देना। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं, क्वार्टाइल्स। ठीक है, हाँ जी सर। अब देखिए आगे कह रहा है सिंस 3 पॉइंट्स डिवाइडेड द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स we shall have 3 quartiles, so let us call as q1 q2 and q3। तो ये भी बात समझिए, कह रहा है ऐसा नहीं है, एक लाइन में अगर हम 3 बिंदु दे देंगे तो ऑलरेडी ये 4 पार्ट में बढ़ जाएगा। हाँ जी, तो ये जो 3 बिंदु दिया है ना, इसको इसने नाम क्या दिया, q1 q2 और q3। क्लियर है बात, हाँ जी। अब आगे देखिए, बढ़िए क्या कह रहा है, कह रहा है द फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 is the value of such that 25% of the observations are smaller and 75% observation are larger। तो बोला फर्स्ट ये जो टोटल 100% हो गया वैल्यू जी, हाँ जी सर, कोई भी चीज 100% होता है। तो बोल रहा है Q1 का वैल्यू कितना है, 25%, स्मॉलर देन इन तीनों से, तो ये कितना 75%, यही कह रहा है। हाँ जी, अब क्या बोल रहा था, सेकंड क्वार्टाइल Q2 is the median, that is 50% of the observation are smaller and the 50% are the larger। अब ये देखिए बोल रहा है दूसरा वाला क्या, Q2 यहां तक पार्ट आ गया जी, तो ये आप क्या 50% ये हो गया, तो इससे 50% ये स्मॉलर हो गया और इससे 50% ये क्या लार्जर हो गया। तो 50-50%, तो यही इसी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन कहते हैं जी। क्लियर है बात, हाँ जी सर। अब आ जाइए नेक्स्ट, कह रहा है the third quartile is the value of 75% of the observation are smaller and 25% observation are larger। तो अब ये बात ध्यान में रखिए। अब ये 4 पॉइंट था ना, थोड़ा सा इसको मैं गिचबिच हो गया, फिर से मैं समझा देता हूं। ये देखिए 4 बिंदु था, सॉरी 3 बिंदु, Q1 Q2 एंड Q3। ठीक है, हाँ जी। अब ये ध्यान रखिए, तो अब क्या बोला लास्ट वाला जो यहां तक पार्ट है, सॉरी यहां तक जो पार्ट है, ये स्मॉलर ऑब्जर्वेशन का 75% पार्ट है। ठीक है, और ये लार्जर इतना बच गया, तो 25% का लार्जर पार्ट हो गया। क्लियर बात, हाँ जी सर। तो इसमें कुछ नहीं करना है, Q1 इज 25%, Q2 इज 50%, Q3 इज 75%, बाकी बचा वो 100%। तो यही 3 तो हमको देखना था। आइए तो अब आगे समझते हैं।
फिर उसी तरीके से कितना सर, उसी तरह डेसाइल्स है, डेसाइल्स क्या 10 की वैल्यू है, जैसे डेसाइल्स आर दोज वैल्यू व्हिच डिवाइड द टोटल डेटा इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। अब जैसे हमने क्वार्टाइल को 4 भाग में बांटा, डेसाइल्स को 10 भाग में बांटेंगे, तो कह रहा है सिंस 9 पॉइंट्स डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 10 इक्वल पार्ट्स सो वी शैल हैव 9 डेसाइल्स डिवाइडेड बाय D1 to D1 D2 D3 से लेकर D9 तक। अब इसको भी समझिए, बहुत इजी तरीके से आप समझेंगे इसको क्या है। अब देखिए, जैसे मैं ये कहूं कि अगर क्वार्टाइल था तो हमने 3 बिंदु दिया और ये ऑलरेडी 4 पार्ट में बट गए। हाँ जी सर, तो अब नेक्स्ट क्या सर, जैसे मान लेते हैं डेसाइल है तो इसको 10 पार्ट में बांटना होगा, तो 10 पार्ट में बांटने के लिए हमारा क्या 9 बिंदु आ जाना चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए 10 पार्ट में बट गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 और 10th, है ना। तो जितना पार्ट आपको बांटना उसमें से एक कम पॉइंट डाल दीजिए, आपका उतना पार्ट में वो डिवीजन हो जाएगा। आई नेक्स्ट चले परसेंटाइल। परसेंटाइल करके मत दिखाने बोलना भाई, वो मैं समझा दे रहा हूं। कह रहा है परसेंटाइल आर दोज वैल्यूज डिवाइड द टोटल डेटा इनटू 100 इक्वल पार्ट्स सिंस 99 पॉइंट्स डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 100 इक्वल पार्ट्स वी शैल हैव 99 परसेंटाइल डिनोटेड बाय P1 P2 P3 एंड P99। तो देखिएगा जी, जब हमने क्वार्टाइल को बांटा 3 पॉइंट्स में बांट दिए तो 4 बट गया, डेसाइल बांटा 10 बांटना D10 मतलब 10 भाग में बांटना था तो हमने 9 पॉइंट्स डाला, 10 भाग में बट गया। उसी तरीके से परसेंटाइल जो है 99 पॉइंट्स अगर हम बांट देते हैं तो 100 पार्ट्स में बढ़ जाएगा। अब देखिए इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, Q1 का फॉर्मूला क्या है, n+1/4 टर्म। Q3 का फॉर्मूला, क्योंकि Q3 क्या था 3 हिस्सा था ना, तो इसीलिए 3n+1 डिवाइडेड बाय 4th टाइम। और 4th क्यों लिया गया है सर, क्वार्टाइल के लिए। और 3 क्यों, Q3 यहाँ पे देखिए, क्योंकि Q3 हमने तीसरा भाग है ना, फर्स्ट भाग सेकेंड भाग और थर्ड भाग, तो यहीं पे तो था Q3 नहीं, तो इसीलिए Q3 इसमें फॉर्मूला लिखा गया, Q3 निकालना हो तो। अब D1 का फॉर्मूला क्यों, n1 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि 10वां भाग हमको निकालना है। अब यहां से D1 में से D1 से लेकर D9 तक कोई भी वैल्यू निकालना हो तो आप क्या करोगे, उतना ही से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर बात। जैसे D9 अगर निकालना है तो हमने क्या किया, 9n+1 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। अब मान लो D8 निकालना था तो हम 8 लिखते, D7 निकालना था तो हम 7 लिखते। क्लियर है बात। हाँ जी सर। अब आ जाइए क्या, परसेंटाइल में आ जाइए। परसेंटाइल का फॉर्मूला क्या, n P1 का पहला परसेंटाइल का n+1 डिवाइडेड बाय 100th टर्म, ठीक है, ये तो हो गया पहला। अगर P99 हो तो सर वही 99 भाग n+1 डिवाइडेड बाय 100th टर्म। क्लियर है। और मतलब एक के बाद कोई भी टर्म, मान लो P10 बोल दिया तो P10, तो ये P10 इक्वल टू हो गया 10 n+1 डिवाइडेड बाय 100th टर्म। समझ में आया बात। उम्मीद करता हूं ये बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए जी, ये है फॉर्मूला किसका, क्वार्टाइल कंटीन्यूअस सीरीज के लिए, कि ठीक है, ये था डिस्क्रीट और इंडिविजुअल सीरीज के लिए। सर वो क्या होता है, वो मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है, इंडिविजुअल डिस्क्रीट क्या सीरीज होता है वो समझिए, है ना। वैसे बेसिकली यहाँ बता दूं कि जब इंडिविजुअल बेसिस पर आपकी बात करी जाती है, जैसे एक क्लास में 10 बच्चों और 10 ने अलग अलग तरीके से नंबर्स लाया है, तो वो इंडिविजुअल सीरीज हो गई। जब एक ही क्लास में 10 बच्चे हैं और उसमें से कुछ बच्चे सिमिलर मार्क्स लाते हैं, जैसे अगर 10 बच्चे हैं तो 2 बच्चे ने एक जैसा मार्क्स लाया, 3 बच्चे ने एक जैसा मार्क्स लाया, तो वो जो उसमें जो फ्रीक्वेंसी निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। और फिर हम तीसरा देखते हैं कि हमारे पास मान लेते हैं क्लास में 40 बच्चे हैं और 40 बच्चे में से 10 से 20 नंबर लाने, टोटल 40 मार्क्स का था और 40 बच्चे थे, तो 10 से 20 नंबर लाने वाले मान लो 5 बच्चे हैं, 20 से 30 वाले 15 है, 30 से 40 वाले मान लेते हैं फिर 15 है, और 5 बच्चे हैं 40 से 50 लाने वाले मान लेते हैं कितना, 5 बच्चे हैं। तो ये जो CI क्यूमुलेटिव क्या बोलते हैं यार, क्लास इंटरवल जिसमें दिया रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कंटीन्यूअस सीरीज। तो ये कंटीन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला है डेसाइल, परसेंटाइल और क्वार्टाइल का, इसको आप देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आपका बन जाएगा। नेक्स्ट चले। हाँ जी सर चलिए, अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्या, मोड। तो देखिए जी, मोड को बोलते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, ठीक है। आइए यहाँ मोड पढ़ने से पहले हम कुछ नोट्स में देखें, समझें, उसके बाद क्वेश्चंस बनाएं, उसके बाद फिर हम चलेंगे कहाँ, उसके बाद हम चलेंगे जी आगे की काम में। नहीं आइए, तो मोड क्या बोला गया जी, मोड को बोला गया मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, और मोड का मतलब होता है फैशनेबल। क्या होता है, फैशनेबल, जो ट्रेंड्स में चल रहा हो। नहीं,
क्लियर है बात। अब नॉन इंपेरिकल रिलेशनशिप के लिए ये जाना जाता है, किसके लिए? इंपेरिकल रिलेशनशिप के लिए। क्वालिटेटिव फेनोमेना है, ग्राफिकली इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। और एक मोड का ये भी फॉर्मूला होता है, जहां हम लोग देखेंगे जब एएम जीएमएचएम का रिलेशनशिप में, तो यहाँ ये फॉर्मूला होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीडियन। इससे तो भाई साहब बहुत क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। चलिए आइए, अब हमको कैसे निकालना है मोड, पहले हम इसका तैयारी करें। आइए देखिए, स्टैट्स में ना क्वेश्चन खुद से तैयार होता है। सपोज करिए कि आपके पास एक डेटा है जिसमें यह बताया गया कि क्लास में नंबर लाने वाला बच्चों की संख्या, तो मान लेते हैं किसी 20 नंबर था, उसमें से 10 लाया, 10 लाया, 5 लाया, 3 लाया, 2 लाया, 7 लाया, फिर 10 लाया, फिर 10 लाया, फिर 3 लाया, फिर 1 लाया, 8 लाया, 9 लाया, 15 लाया, 18 लाया, 20 लाया। अब बताइए इतने सारे डेटा हैं आपके पास, तो सबसे ज्यादा लाने वाले नंबर्स कौन से हैं? तो सर 1 2 3 4, 10 जो है वो 4 बार आया है। 3 देख लें, 1 2 3 जो है वो 2 बार आया है, ठीक है। और कोई डबल है क्या? नहीं। तो सबसे, इसीलिए बोलते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, जितना सबसे ज्यादा बार जो चीज आया वही उसका आंसर हो जाएगा। तो यानी कि मोड यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोड यहाँ पे हो जाएगा जी 10 आंसर। क्लियर है बात। ये हो गया इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के थ्रू। अब आइए कंटिन्यूअस सीरीज का एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। अब उसको समझने की कोशिश करिएगा। चलिए मान लेते हैं क्लास इंटरवल है, ठीक है। राइटिंग पे थोड़ा कम ध्यान दे मेरा। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। क्लियर है बात। अब यहाँ f लिख लीजिए। f मान लेते हैं 5 4 3, 5 4 9 3 12 और 6 18 और 2 20, ठीक है। ये हो गया f। अब इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है ये पहले देख लेते हैं। फॉर्मूला होता है मोड इक्वल टू L1 F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई बोलते हैं डिफरेंस को। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको आई कहा जाता है। मैंने लिख रखा होगा आई थिंक, देखिए एक बार देखता हूं। ये देखिए लिखा हुआ है ना, मोड इक्वल टू N1 F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 F2 इंटू आई। क्लियर है बात? हाँ जी सर। तो अब आइए इस पे क्वेश्चंस बनाते हैं। आइए देखिए अब हम लोग कैसे बनाएंगे, जानेंगे कैसे कि मोड कौन सा है। तो भाई साहब ये हमको तो देखना पड़ेगा ना कि मोड क्या है। तो मोड में मैंने क्या सिखाया था कि सबसे फ्रीक्वेंट वैल्यू जो होता है वो होता है क्या? मोड। तो सबसे फ्रीक्वेंट वैल्यू देखिए कहां लग रहा है, 30 से 40 वाले में सबसे ज्यादा है। तो मैं इसको मान लूं कि हाँ ये वैल्यू होता है, तो इसको मान लीजिए आप क्या F1, मतलब मोड की वैल्यू होती है उसको F1 माना गया है। जस्ट उससे पहले वाली वैल्यू को F0 कहा गया है और जस्ट उसके बाद वाले वैल्यू को F2 कहा गया है, ठीक है। क्लियर बात। अब ये समझिएगा, और इसको ये जो पार्ट देख रहे हैं ना, इसमें से पहला वाला पार्ट को L1 कहा गया है, L1 30 और L2 कहा गया है 40 को। क्लियर है। अब देखिए आपके पास सारा चीज आ चुका है, बट आई डिफरेंस को बोला गया कि 30 से 40 के बीच में जो डिफरेंस रहता है दैट इज कॉल्ड आई। तो ये सब कुछ वैल्यू आपके पास आ गया। आइए बनाते हैं। L1 कितना 30 हो गया, ठीक है। अब आ जाइए F1 माइनस F0, F1 6 में से 3 गया, ठीक है, इनटू आई, दोनों का डिफरेंस 10 है, 2F1 2 गुने F1, तो 2 गुने 6 माइनस कितना हो गया F0 कितना है 3, ठीक है, माइनस कितना हो गया, कहां गया, और F2 कितना है जी -2 हो गया। तो आप यहां देख लीजिए कैसे सॉल्व होगा। 30 आ जाइए ऊपर, 30 में 3 इधर गया और 10 से इंटू कर दिया, तो यहाँ 10 चला गया। अब 6 दूनी 12 और 3 और 2 5, 12 में से 5 गया 7 हो गया 30, ठीक है। ये प्लस होगा, यहाँ प्लस हमेशा करते जाइएगा, ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया 30 डिवाइडेड बाय 7, तो अब ये कितना आ जाएगा 7 चौका 28 और 7 दूनी के 14, देखिए ये आ जाएगा 30 प्लस आ जाएगा 4.222 करते आ जाएगा। तो यानी कि इसका मोड क्या हो गया 30.42222 आंसर। क्लियर है। तो ऐसे आपका मोड निकलता है। क्लियर बात? हाँ जी सर। अब आइए अब चलते हैं कहां, मोड के बारे में थोड़ा और चर्चा करते हैं, बुक में चलते हैं। क्लियर बात? हाँ जी सर, समझ में आ गया आई थिंक मोड में आपको। तो मोड क्या है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, ट्रेंड समिति के हिसाब से चेक करते हैं। आइए कह रहा था मोड इज द टिपिकल और कॉमनली ऑब्जर्व्ड वैल्यू इन अ सेट ऑफ डेटा
it is defined as the value which occurs most often और विद द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा जो या फिर जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगा। तो ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी में बताया ना, अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तो हमने यही ना देखा कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसका था वही हमने मैच किया। ये देखिए, एक मिनट रुक जाइएगा, कहाँ चला गया भाई, रुक जा एक मिनट। ये देखिए, अभी देखिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 6 था, हमने F1 इसको लिया तो वही कह रहा है यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी सर, कह रहा द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द टर्म मोड इज मोस्ट यूजुअल। सो तो एग्जांपल इन द सीरीज ऑफ नंबर 3 4 5 5 6 7 8 8 8 9 the mode is 8 because it occurs the maximum number of times। तो सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ टाइम्स में दिखेगा वही क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे 8 सबसे ज्यादा 3 बार दिखा, इसीलिए इसको मोड मान लिया गया। क्लियर बात? हाँ जी। तो कह रहा था कैलकुलेशन आर द डिफरेंट ऑफ द ग्रुप डेटा वेयर द मॉडल क्लास इज डिफाइंड एज द क्लास ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ये देखिए आपको बताया गया फॉर्मूला के बारे में। ये तो इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट में बन गया, कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला बताया गया कि मीडियन इज इक्वल टू L1 F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। H भी बोलते हैं आई को ही, मतलब जो दोनों डिफरेंस है ना, H लिखे आई, दोनों क्या है, बराबर है। अब देखिए L हो गया लोअर लिमिट, H हो गया साइज ऑफ द क्लास इंटरवल एज्यूमिंग ऑल क्लास साइज आर टू बी इक्वल। F1 क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F0 हो गया प्रीसीडिंग, मतलब मॉडल ये F1 से जस्ट ऊपर वाला पार्ट, और F2 हो गया F1 से जस्ट नीचे वाला पार्ट। क्लियर है? हाँ जी सर। आइए अभी तो हम इसको बना के देखें। अब देखिए क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज दिया गया है किसके, मोड्स के। कह रहा था मोड इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट। बिल्कुल सही, बहुत इजी है, इतना इजी तो मतलब बच्चा वाला भी देख लेगा। कह रहा था मोड इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। बिल्कुल सही, एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं करता है क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम्स पे देखता है ना। कह रहा द मोड इज इजी टू आइडेंटिफाई अ डेटा is set and in discrete frequency distribution। तो बिल्कुल सही बात है, जब आप इंडिविजुअल सीरीज में हो या आपका डिस्क्रीट सीरीज में हो तो इजीली आप फाइंड आउट कर लेंगे। कह रहा द मोड इज यूजफुल फॉर क्वालिटेटिव डेटा। जो क्वालिटेटिव डेटा है उसके लिए ये मोड यूजफुल है। द मोड कैन बी कंप्यूटेड इन ओपन एंडेड फ्रीक्वेंसी टेबल। बिल्कुल, ओपन एंडेड फ्रीक्वेंसी टेबल मतलब जो क्लास इंटरवल वाला बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, 0 से 10 10 से 20 वाला वैल्यू होता है ना, उसमें। कह रहा था मोड कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली लोकेट भी किया जा सकता है। आप देखिए इसका डिसएडवांटेज क्या है। क्या डिसएडवांटेज ऑफ मोड, द मोड इज नॉट डिफाइंड वेयर देयर आर नो रिपीट्स इन डेटा सेट। प्रोडक्ट कोई रिपीट नहीं हो डेटा सेट में, तब उसको क्या कह सकते हैं, मोड इज नॉट डिफाइन नहीं कर सकते अगर रिपीट ना हो। मोड डिफाइन नहीं कर सकते अगर रिपीटेशन ना हो, मतलब यहाँ रिपीटेशन हो तभी डिफाइन कर सकते, तो ये इसका क्या डिमेरिट है। कह रहा था मोड इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज। बिल्कुल सही, मोड पूरे वैल्यूज पे बेस्ड नहीं है। मोड क्या है, मोड सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट वैल्यू पे है। देखिए अभी ऊपर हमने देखा था, ये देखिए ये वाला बात, ये इसमें क्या किया था हमने 3 4 5 6 7 8 8 सबसे ज्यादा बार था तो हमने 8 को मान लिया मोड, लेकिन इन वैल्यूज का कोई मतलब रहा नहीं रहा। तो वही यहाँ भी कह रहा है कि मोड भाई साहब जो रिपीट जो करेगा उसी का वैल्यू दिया जाता है, इसलिए वो गलत है। सारे वैल्यू पे बेस्ड भी नहीं होता है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्या है, द मोड इज अनस्टेबल व्हेन द डाटा कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो बोल रहा है मोड क्या है, अनस्टेबल है जब आपके पास स्मॉल नंबर ऑफ डेटा हो। कह रहा था समटाइम्स डेटा हैज वन मोड मोर देन वन मोड एंड नो मोड एट ऑल। बोलता है समटाइम्स, कभी कभी एक मोड से ज्यादा भी आ जाएगा, मोर देन वन मोड, एक मोड से ज्यादा भी होगा, एक ही मोड होगा या मोड होगा भी नहीं। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं? हाँ जी, आइए देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझाते हैं। मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ मेरा फ्रीक्वेंसी f था, ठीक है। मान लो यहाँ 5 था, इसको मैं 4 कर दूं, 4 कर दूं, इसको मैं 5 कर दूं, इसको मैं 6 कर दूं, इसको मैं 7 कर दूं। अब मुझे बता दोनों वैल्यू आ गया, ठीक है, नहीं यहाँ दोनों वैल्यू कहने का मतलब इसको 7 कर दो, आप इसको भी 7 कर दो और इसको 3 कर दो। तो अब क्या, क्योंकि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है ना, तो वैल्यू में सबसे ज्यादा वैल्यू होगा तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे, वरना तो वैल्यू अगर मैं यहाँ 3 3 लिखता और डायरेक्ट यहाँ 7 लिख जाता तो मेरा वैल्यू तो डायरेक्ट यही आ जाता है, क्योंकि मोड सबसे ज्यादा वैल्यू वाले को बोलते हैं, इसीलिए मैंने 7 को यहाँ चेंज किया। अब मान लो ये दोनों 7 है, अब 2 मोड आ रहा है, अब हम किसको चुनेंगे कि मोड है, तो वहां पे भी हम एजम्पशन लगाते हैं। तो ये क्या है, इसका एक डिमेरिट है। क्लियर है बात? हाँ जी। अब देखिए रिलेशनशिप बोल रहा है, किसका बोल रहा है, रिलेशनशिप करना है एएम मीडियन और मोड का, ठीक है। कह रहा है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर डिस्ट्रीब्यूशन इन विच मीन, मीडियन एंड मोड कोइंसाइड इज नॉन एज सिमेट्रिकल बेल शेप। देखिए जो सिमेट्रिकल बेल शेप होता है इसको बोलते हैं ये शेप। अभी होगा मेरे पास, हम आपको अभी दिखाएंगे, आगे होगा,
देखिए कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, इफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यूड दैट इज नॉट सिमेट्रिकल देन मीन मीडियन एंड मोड आर नॉट इक्वल। तो सिमेट्रिकल मतलब बराबर, सिमेट्री होता है नहीं, और नॉट सिमेट्रिकल मतलब नहीं है बराबर। कह रहा है in moderately skewed distribution a very interesting relationship exists among mean, median and mode. In such type of distribution it can be proved that the distance between the mean and median is approximately 1/3 of the distance between the mean and mode. This is shown below two types of such distribution. आइए देखिए इसको, इस फिगर को समझिए, इस फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए अगर बराबर होता तो ये जो इधर गया हुआ है, ये देख रहे हैं ये वाला चीज, ये इसको बोलते हैं नेगेटिवली स्क्यूड, ठीक है। और देखिए अब ये जो मीन मीडियन मोड जहां बराबर है इसी को बोलते हैं क्या, ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये सब क्या है, सब पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड असिमेट्रिकल है, ये बराबर नहीं है, ठीक है। जब ये राइट साइड में जाए पॉजिटिवली स्क्यूड, जब ये लेफ्ट साइड में जाए तो ये क्या हो गया, नेगेटिवली स्क्यूड। क्लियर बात। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा अर्थमेटिक मीन क्या होगा, बड़ा होगा मीडियन से, और मीडियन बड़ा होगा किससे, मोड से, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा आपका क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन। अगर जस्ट अपोजिट हुआ, मान लेते हैं अर्थमेटिक मीन सबसे छोटा हुआ, मीडियन उससे और मोड सबसे बड़ा हुआ, तो ये अब इसको भी ध्यान रखिएगा, ये जो पार्ट है ये कहलाता है राइटली स्क्यूड या पॉजिटिवली स्क्यूड, और ये पार्ट जो है वो कहलाता है क्या, नेगेटिवली स्क्यूड या लेफ्ट स्क्यूड। क्लियर है। और जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब मीन मीडियन मोड और ये बराबर है, इसीलिए इसको बेल शेप्ड कहा जाता है। हम लोग जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे ना, आगे है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगले 5-6 चैप्टर के बाद, तो इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे। क्लियर बात। हाँ जी सर, चलिए आइए अब नेक्स्ट चलते हैं, क्या बोल रहा है नेक्स्ट, ये देखिएगा। This relationship can be expressed as follows: mean minus median is equal to 1/3 mean minus mode। तो ये फॉर्मूला निकल के आता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। कह रहा है वी कैन एक्सप्रेस द अप्रोक्सीमेट रिलेशनशिप फॉर मीडियन इन टर्म्स ऑफ मीन एंड मोड। मीन और मोड के तौर पर हम रिलेशनशिप को बता सकते हैं। ऑल्सो दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड फॉर मीन इन टर्म्स ऑफ मीडियन एंड मोड। Thus, if we know of the two values of the average, the third value of the average can be determined from the approximate relationship। क्लियर बात। तो मेनली इसमें क्या याद रखना है कि सर पॉजिटिवली स्क्यूड राइट की ओर जाएगा, नेगेटिवली स्क्यूड लेफ्ट की ओर जाएगा, और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बराबर है, इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जहां मीन मीडियन और मोड बराबर रहता है। चलिए नेक्स्ट चलें। अब आ जाइए ज्योमेट्रिक मीन। क्या कहता है ज्योमेट्रिक मीन, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं पहले नोट्स के थ्रू, है ना। एक मिनट, ये देखिए जी, ज्योमेट्रिक मीन क्या कहता है, तो सॉल्व करता है क्या, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को सॉल्व करता है, या जिसको नॉन जीरोज वैल्यूज को। पॉजिटिव वैल्यू में तो माइनस में यहां कुछ नहीं आ सकता। नोन फॉर वन फैक्टर, एक फैक्टर पे जो काम होता है उसके लिए जाना जाता है, जैसे इन्वेस्टमेंट किसी का देखना है, ग्रोथ है, एरिया, वॉल्यूम, इनके लिए जाना जाता है। फॉर्मूला क्या है, ज्योमेट्रिक मीन एन होता है नंबर ऑफ जितना नंबर्स दिया गया वो, और फिर x1 x2 x3 इंटू xn, तो ये होता है इसका क्या फॉर्मूला। क्लियर बात। हाँ जी सर। अब आइए यूज ऑफ जीएम। जीएम का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, इसको देखते हैं। तो यूज ऑफ जीएम क्या कहने का क्या मतलब हुआ, आइए पहले इसको समझते हैं कि भैया जीएम का यूज हम करते कहाँ हैं। देखिएगा, कह रहा है जीएम इज यूज्ड टू फाइंड आउट द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द डेटा। अगर डिक्रीज और इंक्रीज हुआ है परसेंटेज का तो हम जीएम का यूज करेंगे। कह रहा है इट इज यूज्ड व्हेन परसेंटेज ऑफ कंपाउंड रेट, इट मे बी यूज्ड व्हेन द डेप्रिसिएशन और इज चार्ज ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो जब बैलेंस डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है तब भी इसका यूज किया जाता है। और कहां यूज है भाई, तो कहता है जीएम इज कंसीडर्ड बेस्ट एवरेज व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। जब इंडेक्स नंबर हम बनाते हैं तो हम इसको कंसीडर करते हैं बेस्ट एवरेज के रूप में। फिर कहता है जीएम इज प्रेफर्ड व्हेन द लार्ज वेट आर असाइंड टू स्मॉल आइटम्स एंड स्मॉल वेट आर असाइंड टू लार्ज आइटम्स। तब छोटा आइटम पे बड़ा आइटम असाइंड हो और बड़ा पे छोटा असाइंड हो। तो ये क्या था, मीन ज्योमेट्रिक मीन का यूज था। अब चलिए चलते हैं कहां, बुक में देखिएगा। कह रहा ज्योमेट्रिक मीन लाइक द अर्थमेटिक मीन इज कॉल्ड इज ए कैलकुलेटेड एवरेज। द ज्योमेट्रिक मीन जीएम ऑफ ए सीरीज x1 x2 x, ये क्या है फॉर्मूला दिया है, इज डिफाइंड एज जीएम n अंडर रूट x1 x2 x3 वो हो जाता है xn तक। कह रहा है और nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n ऑब्जर्वेशंस। मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, क्या क्या मेरिट है बोल रहा है, रिजिडली डिफाइंड है जी, ये
बिल्कुल सही। बेस्ड ऑन ऑल ऑफ द आइटम ऑफ द सीरीज, ये देखिए ये अर्थमेटिक मीन की तरह है, क्योंकि ये क्या है, मैथमेटिकल एवरेज है ना, एएम जीएम और एचएम ये अर्थमेटिक मैथमेटिकल एवरेज है, और पोजिशनल एवरेज क्या है, मीडियन एंड मोड। ये बात हमने लास्ट क्लास में चर्चा करी थी। कह रहा है इट इज सुटेबल फॉर फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए है। It gives less weight to the large items. It poses the merit of sampling stability. It is the best measure to किसके लिए, ratio of change के लिए। It is least affected by extreme values, ठीक है। अब देखिए डिमेरिट, कह रहा है इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, वन हैज टू मेक यूज ऑफ लॉग एंड एंटी लॉग टू कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन। कह रहा है ज्योमेट्रिक मीन कैन नॉट बी कैलकुलेट अनलेस द वैल्यू ऑफ आइटम आर नोन, अगर वैल्यू आइटम का नोन ही नहीं हो तो हम ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। कह रहा है इट मे बी ए वैल्यू व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट इन द सीरीज, बोल रहा है एक ऐसा वैल्यू भी हो सकता है जो सीरीज में अवेलेबल ना हो। कह रहा है इफ द वैल्यू ऑफ एनी आइटम इन जीरो देन ज्योमेट्रिक मीन विल आल्सो बिकम जीरो। अगेन इफ वन आइटम हैज नेगेटिव वैल्यू द जीएम बिकम्स इनडिटरमिनेंट। तो बोल रहा है भाई साहब अगर जीरो को रहेगा वैल्यू, चूंकि ये सिंपल है ना जी, अंडर रूट करिए x इंटू x2 x3 तो 0 0 0 वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, और अगर नेगेटिव में है तो ये वैल्यू इनडिटरमिनेट हो जाएगा। क्लियर है बात? हाँ जी। अब नेक्स्ट क्या सर, नेक्स्ट है हार्मोनिक मीन। आइए हार्मोनिक मीन के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो क्या बोलता है, इसको टू फैक्टर एवरेज बोला जाता है, जैसे नॉन एज टू फैक्टर एवरेज। जैसे इसमें हम लोग करते हैं स्पीड पर आवर क्या होगा, प्राइस पर केजी क्या होगी, नहीं एवरेज रेट हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ये निकालने में इसका क्या यूज होता है। इसका फॉर्मूला सिंपल है, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 1/x1 प्लस 1/x2 1/x3, और ये क्या 1/x का पावर n चला जाएगा। आइए अब चलते हैं बुक में। देखिए क्या कह रहा था, हार्मोनिक मीन इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर द डेटा एक्सप्रेस्ड एज सच एज किलोमीटर पर आवर, turns per day, kilometer per liter. Harmonic mean is defined as the reciprocal of the arithmetic mean of the reciprocal of the individual observation. तो देखिए इसको क्या बोला गया भाई, किलोमीटर पर आवर के लिए, मतलब टू फैक्टर एवरेज के लिए इसका यूज किया जाता है। अब इसका फॉर्मूला ये देख लीजिए, n ऑब्जर्वेशन है, देन हार्मोनिक मीन कैन बी रिप्रेजेंटेड द फॉलोइंग फॉर्मूला। ये देखिए हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है, n डिवाइडेड बाय 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 और 1/x1, यही हो गया इसका क्या फॉर्मूला हो गया। क्लियर बात? हाँ जी। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्या बोल रहा है, द हार्मोनिक मीन इज यूजफुल फॉर कंप्यूटिंग द एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट, एवरेज स्पीड एंड विच जर्नी हैज बीन परफॉर्म्ड, जिसका जर्नी परफॉर्म किया गया। जैसे हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं ना रेलवे सब वाला, वो इसी हार्मोनिक मीन का पार्ट होता है। कह रहा द एवरेज प्राइस एट विच एन आर्टिकल हैज बीन सोल्ड अदरवाइज इट्स अ फील्ड एप्लीकेशन बाय रियली रेस्ट्रिक्टेड। तो मेरिट्स क्या है एचएम का और डिमेरिट क्या है, आइए देखते हैं। मेरिट बोल रहा है रीजनली डिफाइंड है, ऑल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, अलजेब्रिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मोस्ट सुटेबल एवरेज है व्हेन डिजायर्ड गिव अ हायर वेट टू स्मॉलर ऑब्जर्वेशन। अच्छा स्मॉलर ऑब्जर्वेशन के लिए लार्जर वेट और लार्जर के लिए स्मॉलर वेट, ये तो जीएम की तरह ही है। डिमेरिट्स क्या बोल रहा है, इट इज नॉट इजीली अंडरस्टूड, ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट, बिल्कुल सही। इट इज अ समरी फिगर मे नॉट बी एक्चुअल आइटम इन द सीरीज, बिल्कुल ये भी सही है। कह रहा है इट गिव्स ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू स्मॉल आइटम्स, इज देयरफॉर यूजफुल व्हेन अ स्मॉल आइटम टू हैव बी गिवन ग्रेटर एडवांटेज। तो स्मॉल आइटम्स को ये क्या करता है, ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, तो ये भी इसका एक डिमेरिट है। कह रहा है इट इज रियरली यूज्ड इन ग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा में बहुत रेयरली यूज करते हैं। अब देखिए कीवर्ड्स, बेसिकली कीवर्ड्स देखिएगा एक एक बाद में समझ में आ जाएगा। अर्थमेटिक मीन क्या है, इक्वल टू द सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सिग्मा x डिवाइडेड बाय सिग्मा n, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन क्या है, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द nth रूट ऑफ प्रोडक्ट गिवन ऑब्जर्वेशन, ये भी सिंपल है, अंडर रूट करिए n x1 x2 x3 और ये xn तक जाएगा, ठीक है। हार्मोनिक मीन क्या है, तो सर ये भी n डिवाइडेड बाय 1/x1 प्लस 1/x2, ये फॉर्मूला बताएगा। और मीडियन क्या है, दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल व्हिच डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दो इक्वल पार्ट्स में बांटने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। क्लियर है बात? हाँ जी। और क्वार्टाइल्स क्या है जी, क्वार्टाइल वो वैल्यू है जो डिवाइड करता है डिवाइड करता है इक्वल पार्ट्स में, जैसे क्वांटाइल में तो क्वार्टाइल 4 भाग में, डेसाइल 10 पार्ट में और परसेंटाइल 100 भाग में। क्लियर बात? हाँ जी। ये देखिए इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको समझिएगा। अर्थमेटिक मीन एवरेज है, इसका ए बी सी डिवाइड बाय 3 मतलब मोस्ट एवरेज सिचुएशंस में काम करने वाला है। मीडियन को मिडिल वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। मिडिल और शॉर्टेड लिस्ट टू मिडिल एवरेज, ठीक है ना, ये किसके लिए, वेरिंग सैंपल्स के लिए, हाउसेस इनकम के लिए। मोड को बोलते हैं मोस्ट पॉपुलर वैल्यू, मोस्ट पॉपुलर वैल्यू कहा जाता है इसका, ठीक है। फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा टाइम्स में आएगा वही, और एक फॉर्मूला तो मैंने एक और बता ही दिया था,
हाँ जी, और नो कॉम्प्रोमाइज विनर टेक्स ऑल। कहता है ज्योमेट्रिक मीन क्या एवरेज फैक्टर के लिए है, ये देखिए अंडर रूट एबीसी। इन्वेस्टमेंट ग्रोथ रेट एरिया वॉल्यूम के लिए है। हार्मोनिक मीन क्या एवरेज रेट के लिए है, इसका फॉर्मूला ये हुआ। और स्पीड प्रोडक्शन कॉस्ट के बेसिस पर ये काम करते हैं। क्लियर है बात? तो लीजिए जी, मीन मीडियन मोड मीडियन ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन कंप्लीट हो गया। इससे पहले मीन एंड मीडियन की प्रॉपर्टीज देखे थे, आज इसको भी कंप्लीट कर लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्लास के साथ, है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।